Namaste Gurukulians, hope you are doing well at home and studying continuously. Today we are going to start with second video, that is part 2 of chapter 17, that is breathing and exchange of gases of class 11th biology. Okay, so first part we have already covered, so this is the second video, and I think there will be 4 to 5 videos will be there to complete this chapter. So this is second video. In our first video we have covered the basic structure of human respiratory system. Details is already given. You can go through the same video to recapitulate the same topic. Now today we are going to start with lungs. So अब तक हमने किया था कि भाई स्टार्टिंग में ओरल नेसल कैविटी से स्टार्ट हुआ, उसके पीछे फेरिंग्स आया. फेरिंग्स विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स. उसके बाद आपका लेरिंग्स आ गया. लेरिंग्स के बाद ट्रैकिया. ट्रैकिया के अंदर सी शेप्ड जो होती है आपकी कैपिटल लेटर सी शेप्ड कार्टिलेज होता है. उसके बाद दिस ट्रैकिया विल बी डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ब्रोंकस. नाउ दिस प्राइमरी ब्रोंकस विल बी डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी एंड देन टर्शरी, एंड अल्टीमेटली दे विल गिव राइज टू स्मॉल पाउच लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वियोलाई. तो ये सब हम कर चुके हैं. अब स्पेसिफिकली हम लंग्स के ऊपर फोकस करेंगे. सो लंग्स, सो इस स्ट्रक्चर के अंदर हम देख सकते हैं फिर से दोबारा कि सबसे पहले एपिग्लोटिस. एपिग्लोटिस क्या था? इट इज़ ए मेम्ब्रेनस फ्लैप विच विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप, दैट इज ट्रैकिया. लैरिंग्स क्या था? दिस इज लैरिंग्स. इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, एडम सेपल भी बोलते हैं, ऑलरेडी कवर हो चुका है आपका. नाउ लैरिंग्स विल बी कंटिन्यूस विद ट्रैकिया, that is wind pipe, and trachea will divide into 2 parts, primary bronchus and then secondary and tertiary and alveoli. So now in lungs we have 2 lungs and lungs are present in thoracic cavity. thorax मैंने बताया था, thorax होता है आपका यहाँ से लेके और जहाँ तक आपका डायफ्राम है, यहाँ डायफ्राम है. रिब्स के पास जो लास्ट रिब है आपकी, उसके पास डायफ्राम है. सो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बॉडी की कैविटी होगी अंदर, इसको बोलते हैं हम थोरेकिक कैविटी. थोरेकिक कैविटी एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज थोरेक्स. उसके बाद जो डायफ्राम है, डायफ्राम से नीचे जो पार्ट होगा आपका, उसको बोलते हैं हम एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिनल कैविटी, और उस पार्ट को बोलते हैं हम एब्डोमेन. सो एब्डोमेन के अंदर एब्डोमिनल कैविटी, थोरेक्स रीजन के अंदर थोरेकिक कैविटी. सो लंग्स आर प्लेस्ड इन थोरेकिक कैविटी. देर आर 2 लंग्स, लेफ्ट एंड राइट. दिस इज लेफ्ट लंग. तो जो हमको बोर्ड पे राइट दिखता है वो एक्चुअली में लेफ्ट है, ठीक है, और जो हमें लेफ्ट दिखता है बोर्ड पे वो एक्चुअली में राइट है. आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा ये चीज़. सो राइट और लेफ़्ट लोब में कुछ डिफरेंसेस हैं, राइट और लेफ़्ट लंग में कुछ डिफरेंसेस हैं, हम वो करते हैं. सबसे पहले एक पॉइंट और, दैट दीज आर प्लेस्ड इन थोरेकिक कैविटी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो लंग्स आर बाउंड बाई डायफ्राम टूवर्ड्स लोअर साइड. नीचे से डायफ्राम ने कवर कर लिया, साइड से लेटरल साइड से रिब्स ने कवर कर दिया. दीज आर लेटरल साइड्स. सामने से स्टर्नम ने, स्टर्नम इज चेस्ट बोन, ये जो जिसके ऊपर सारी रिब्स आके अटैच होती हैं, ये वाली बोन. सो दिस इज स्टर्नम सामने से. सो सामने से स्टर्नम ने, साइड से रिब्स ने, और नीचे से आपके डायफ्राम ने इसको कवर करके रखा हुआ है. तो जो कैविटी इनके बीच में बन जाती है उसको बोलते हैं थोरेकिक कैविटी, और उस थोरेकिक कैविटी के अंदर आपके लंग्स प्लेस्ड हैं. So differentiate between
लेफ्ट एंड राइट लंग, चलो पहले राइट लिख देते हैं उस साइड वाला, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा, आप देखो यहाँ पे इसमें 3 लोब हैं, किसमें, राइट लंग में, सो 3 लोब्स। और 3 लोब क्यों हैं, बिकॉज ऑफ 2 फीचर्स, दिस इज ट्रांसवर्स फीचर एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडनल फीचर। तो ये एक डिप्रेशन है, जैसे हमने हार्ट का भी स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर जो वेंट्रिकल्स हैं वो हमें दिखते हैं बाहर से, क्योंकि जहाँ पे 2 वेंट्रिकल्स मिलते हैं वहाँ पे एक डिप्रेशन है बाहर की साइड से। जैसे हमारे पास आड़ू होता है, पीच के अंदर बाहर से हमें दिखता है एक डिप्रेशन सी होती है, ऐसा ही यहाँ पे है कि बाहर से डिप्रेशन वाइज दिख जाएगा हमें कि कितने लोब हैं। तो यहाँ पे 2 डिप्रेशन दिखाई दे रही हैं, तो मतलब 3 लोब हो गए टोटल। सो दीज आर हैविंग 3 लोब्स, इसके अंदर 2 लोब्स। सेकेंड, ये जो लोब है इसके अंदर देखो एक डिप्रेशन है जिसके अंदर हार्ट प्लेस्ड है। दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज कार्डियक नॉच। यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, ये जो आपकी ये डिप्रेशन है, देखो ये स्ट्रेट है, ये वाला जो है ये अंदर की तरफ घूम गया थोड़ा सा। सो दिस इज कॉल्ड एज कार्डियक मतलब हार्ट, हाँ ये ऑलरेडी दिखा रखी है मैंने। सो हार्ट इन कार्डियक नोच, सो कार्डियक नोच ये है आपका, ये हार्ट उसके अंदर प्लेस्ड है, ठीक है। सो राइट लंग के अंदर कोई कार्डियक नोच है नहीं, एब्सेंस ऑफ कार्डियक नोच। यहाँ पे लिखेंगे हम प्रेजेंस। थर्ड डिफरेंस, जो राइट लंग होगा दैट विल बी ऑलवेज हैवियर देन लेफ्ट लंग। सो दिस इज हैवियर, और नॉर्मली इसका वेट होता है 700 ग्राम, 700 ग्राम। ये वाला होता है आपका लेफ्ट लंग जो है वो लाइटर होता है वेट में, लाइटर इन वेट 600 ग्राम। तो ऑलमोस्ट 100 ग्राम का डिफरेंस है दोनों के अंदर वेट वाइज। फोर्थ, राइट लंग जो है हरदम लेफ्ट लंग से बड़ा होगा और ब्रॉडर भी होगा, ठीक है। सो दिस इज लार्जर एंड ब्रॉडर देन लेफ्ट लंग। ब्रॉडर क्यों होगा, एक तो यहाँ से ही आप पता कर सकते हो कि यहाँ पे हार्ट को एकोमोडेट करने के लिए ये यहाँ से अंदर डिप्रेशन बना ली, तो ये ब्रॉडर कम हो गया, ये ज़्यादा है। हाइट भी उसकी ज़्यादा है, इसकी थोड़ी सी कम है। हाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता पर थोड़ा सा है डिफरेंस। सो ये लार्जर एंड ब्रॉडर, इसको क्या लिखेंगे हम, शॉर्टर एंड ब्रॉड, थिनर देन राइट लंग, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने RL। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लंग। नाउ द हार्ट विच इज प्लेस्ड इन thoracic cavity, it is made up of 2 layers. So heart is made up of 2 layers. Heart नहीं, lungs covered by 2 layers. एक होगी आपकी पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन, और जो ये लेयर्स हैं इसको हम बोल रहे हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स। सो 2 मेम्ब्रेन,
सो आउटर वाली होगी आपकी पेराइटल और इनर वाली होगी आपकी विसरल, ठीक है। सो दी बोथ आर प्लूरल मेम्ब्रेन्स एंड द स्पेस बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन्स, ये वाली और ये वाली, इन दोनों के बीच में यहाँ पे खाली स्पेस जो है, दिस इज कॉल्ड एज प्लूरल कैविटी एंड दिस प्लूरल कैविटी इज फिल्ड विद प्लूरल फ्लूइड। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस प्लूरल फ्लूइड? Function of this fluid is to reduce friction between two pleural membranes during इंस्पिरेशन। देखो जब हम सांस लेंगे तो क्या होगा, जो लंग है उसका साइज़ बड़ा होगा, तो जब बड़ा होगा तो ये भी मेम्ब्रेन जो है ये भी क्या करेगी, स्ट्रेच करेगी, तो अल्टीमेटली ये मेम्ब्रेन इसके ऊपर प्रेशर डालेगी, बाहर वाली मेम्ब्रेन के ऊपर, तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्रिक्शन जो है वो कम से कम हो, इसलिए बीच में क्या रख दिया हमने, प्लूरल फ्लूइड। सो उसका काम क्या हो गया, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन टू प्लूरल मेम्ब्रेन्स ड्यूरिंग इस इंस्पिरेशन और ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग इन। सो ये चीज़ मैंने पहले बता दी आपकी कि जो आपका लेफ़्ट लंग है, लेफ़्ट लंग के अंदर कार्डियक नोच है जिसके अंदर हार्ट प्लेस्ड है। नाउ द स्पेस बिटवीन, ये पूरा स्पेस दो लंग से बीच में, ये दिस स्पेस इज कॉल्ड एज मीडियास्टाइनम, द स्पेस बिटवीन टू लंग्स। और मीडियास्टाइनम के अंदर क्या है, ट्रैकिया भी आ गया, इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी आएंगी, प्लस इसके अंदर हार्ट भी आ गया। सो मीडियास्टाइनम इज द स्पेस बिटवीन टू लंग्स in which trachea, blood vessels, heart etc. are placed. Function ribs का क्या है? Ribs will provide protection to the heart as well as lungs. So bones की बनी होती है ribs, इसलिए protection का काम। और ये चीज़ हमने कल पहले बता दी थी कि एल्वियोलाई क्या होते हैं। एल्वियोलाई आर द स्मॉल सैक लाइक पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स whose function is exchange of gases। और जो आपका लंग होते हैं, लंग के अंदर द टोटल नंबर ऑफ एल्वियोलाई आर अराउंड 300 मिलियन। टोटल नंबर ऑफ एल्वियोलाई 300 मिलियन। सो इतने सारे होते हैं। तो अब टॉपिक चल रहा है तो इसके साथ में एक डायग्राम और बना देता हूँ कि ये जो आपका हमने बनाया था, ये जो एक सिंगल एल्वियोलाई होगा, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम एनलार्ज करके यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल सिर्फ इसकी एक सिंगल लेयर ऑफ सेल की बनी होती है, इतनी पतली होती है ये। इट विल बी फॉलोड बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। नाउ देयर विल बी अ स्पेस। नाउ बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ
दिस इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ब्लड वेसल, और यहाँ पे हम बना देते हैं ब्लड वेसल। It will take time. ऐसी ही लेयर बनानी है, वो मैं डायरेक्टली स्ट्रेट बना रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए कुछ। So this is blood vessel. दिस इज एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ये सारी सेल्स के बीच में एक एक न्यूक्लियस भी दिखा सकते हैं हम। This is basement membrane. This is endothelial. Layer of blood capillary. This is also single cell thick. तो ये भी सिंगल सेल थिक है और ये भी सिंगल सेल थिक है। दिस इज ऑल्सो बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड दिस इज द स्पेस बिटवीन these two, and the name of this space is interstitial space. This is interstitial space. So this is the space which is present between alveolar membrane with its basement membrane plus endothelial membrane of blood vessel with its membrane, basement membrane. तो इसकी भी एक अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसकी भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और इन दोनों बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस है। तो अब देखो, जब हमने सांस लिया, ये ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल के अंदर क्या होगा, ब्लड फ्लो कर रहा होगा। ब्लड फ्लो कर रहा है तो हमने उसके अंदर आरबीसी भी दिखा सकते हैं। दिस इज आरबीसी बिकॉज ब्लड इज फ्लोइंग। सो जब हमने सांस लिया अंदर, तो इंस्पिरेशन के थ्रू यहाँ पे क्या आएगी, ऑक्सीजन आएगी, मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन आएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली द ऑक्सीजन विल डिफ्यूज फ्रॉम दिस टू ब्लड विच इज़ फ्लोइंग इन ब्लड वेसल, दैट इज ब्लड कैपिलरी विच इज़ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब इसकी मेम्ब्रेन के बहुत पास से निकलती है। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा होता तो ये आपका जो डिफ्यूज़न है वो रेट स्लो हो जाती। ठीक है। सो दिस इज़ द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलस विच इज़ हैविंग ब्लड वेसल्स क्वाइट क्लोजली, which is having blood vessels quite close to it. Hope you are understanding the structure. So ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है, हमने इसी को थोड़ा सा एनलार्ज करके वहाँ पे बनाया है। ठीक है।
एंड ये जो टोटल 5 चीज़ें, एल्वियोलर मेम्ब्रेन, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर ये स्पेस, फिर इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन और फिर ये मेम्ब्रेन, इस पांचों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। इन पांचों को मिला के, ये प्लस स्पेस प्लस इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्लस इसकी एंडोथेलियल लेयर, पांचों को मिला के हमने बोल दिया रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट टॉपिक। So next topic is breathing. Now breathing is divided into 2 steps, as we have already studied in class 10th. It is divided into 2 steps, inspiration and expiration. इंस्पिरेशन इज सिंपली इनटेक ऑफ गैसेस और ऑक्सीजन, ठीक है, वाइल एक्सपिरेशन इज जस्ट रिमूवल और एक्सपेल आउट ऑफ CO2, टॉक्सिक CO2 फ्रॉम द बॉडी टूवर्ड्स एटमॉस्फेयर। तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में एक्चुअली क्या मूवमेंट होगी हमारी थोरेकिक कैविटी की या हमारे चेस्ट की, स्टर्नम की, पहले हम वो समझते हैं। आपकी NCERT के अंदर 2 डायग्राम दिए हुए हैं, इंस्पिरेशन के टाइम का और एक्सपिरेशन के टाइम का, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। दिस इज बैकबोन, this is backbone, ribs, no, sternum, sternum, sternum is chest bone, ये वाला पार्ट जो सेंटर में होता है, बिल्कुल। दिस इज रिब। सारी रिब्स नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ एक ही बना के दिखाइए, ठीक है। और अब एक स्ट्रक्चर में बनाऊंगा थोड़ा सा डॉटेड में।
So this is the location or position of sternum, ribs and diaphragm. This is diaphragm. मैं लिख देता हूँ ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, और ये जो आपकी पोजीशन है दिस इज ड्यूरिंग एक्सपीरेशन। देखो अब इस चीज़ को समझते हैं हम। देखो जब हम सांस लेंगे अंदर तो हमने क्या करना है, हमारी थोरेकिक कैविटी जो है उसका स्पेस बढ़ाना है। मतलब अगर हम ये वाला पार्ट को रिब्स के पीछे जितना भी सामान है हमारी बॉडी के अंदर सब निकाल दिया हमने, क्या बच गई, थोरेकिक कैविटी। जब हमने सांस लेना है तो थोरेकिक कैविटी का साइज़ इंक्रीज़ होना चाहिए, तभी तो वहाँ पे लंग्स जो है वो एक्सपेंड कर पाएंगे। अगर थोरेकिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं होगा तो लंग्स कहाँ से एक्सपेंड करेंगे। सो टू एक्सपेंड लंग्स दे नीड मोर area, more space. So this space will be generated by expansion of thoracic cavity. तो वो एक्सपेंशन कैसे होगा कि जो हमारी स्टर्नम ये वाली चीज़ प्लस रिब्स हैं वो बाहर की तरफ प्लस ऊपर की तरफ मूव करती हैं थोड़ी सी। सो दे विल पुश आउट टूवर्ड्स आउटसाइड एंड अपवर्ड एज वेल एज आउट टाइप की जो उसकी मूवमेंट होगी। प्लस जो हमारा डायफ्राम होगा नीचे यहाँ पे, वो डायफ्राम जो है नॉर्मली वो होता है डोम शेप, ऐसे जब वो रिलैक्स होता है तो डोम शेप होगा तो क्या होगा, कैविटी में स्पेस कम है, हमने स्पेस बढ़ाना था तो हमने क्या किया, मसल्स जो डायफ्राम की मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और वो ऐसे डोम कर्व की बजाय वो फ्लैट हो जाएगी। अब वो फ्लैट हुई तो क्या होगा, यहाँ पे ओवरऑल इनके वॉल्यूम जो है थोरेकिक कैविटी का वो इंक्रीज़ हो गया। तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन आपकी स्टर्नम और रिब्स और चेस्ट जो है वो बाहर की तरफ मूव करी और ऊपर की तरफ मूव करी, प्लस जो डायफ्राम है वो आपका स्ट्रेच हुआ और वो नीचे की तरफ मूव किया, ताकि ओवरऑल स्पेस यहाँ पे इस कैविटी के अंदर इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, बैकबोन की तो कोई मूवमेंट हो नहीं सकती। अब एक्सपीरेशन के टाइम पे क्या होगा, हमने वॉल्यूम कम करना है, तो कम करने के टाइम पे क्या होगा, जो आपके रिब्स हैं वो रिब्स और स्टर्नम वापस अंदर की तरफ प्लस थोड़ा सा डाउनवर्ड्स जाती हैं, प्लस जो आपका डायफ्राम है वो अब दोबारा ऐसे स्ट्रेच हो गया था, वो बिल्कुल फ्लैट हो गया था, अब फ्लैट की बजाय वो दोबारा आर्क स्टेज में आ जाएगा। आर्क मतलब ऐसे, तो जब वो ऐसी स्टेज के अंदर आ गया तो वो रिलैक्स हो गया, तो रिलैक्स हो गया तो अब आपकी थोरेकिक कैविटी का साइज बच गया ये जो डॉटेड लाइन के अंदर है। ठीक है, सो दिस डायग्राम इज शोइंग द पोजीशन ऑफ स्टर्नम, रिब्स एज वेल एज डायफ्राम ड्यूरिंग एक्सपीरेशन एंड इंस्पिरेशन। नाउ एक चीज़ और है इसमें कि जो हमारी रिब्स की और स्टर्नम की जो मूवमेंट हो रही है, दिस इज फैसिलिटेटेड बाय टू types of muscle named as external intercostal muscles and internal intercostal muscle. So these are muscles present between ribs. तो उनकी जो मूवमेंट होगी वो इसी की वजह से होगी। ठीक है, इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से। तो अब हम इस पूरी प्रोसेस को डायरेक्ट डिफरेंस की फॉर्म में करेंगे, इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन, एक्सपीरेशन। अब देखो जब भी हम सांस लेते हैं हमारी एनर्जी लगती है, ठीक है, सो इट इज़ एनर्जी यूटिलाइजिंग
प्रोसेस, और ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव प्रोसेस, जो एनर्जी यूटिलाइज करवाए। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। इंस्पिरेशन क्या है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, और इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज एक्सपेलिंग आउट ऑफ CO2 फ्रॉम बॉडी इनटू एटमॉस्फेयर। सबसे बेसिक पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट, अभी मैंने बोला इंस्पिरेशन, दिस इज ए एक्टिव प्रोसेस, मीन्स इट विल यूटिलाइज एनर्जी। while this is a passive process, थर्ड डिफरेंस, अब देखो हमने यहाँ पे इनकी सब की मूवमेंट का डिफरेंस लेना है। अब जैसे मान लो डायफ्राम है, डायफ्राम इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या हुआ, डायफ्राम फ्लैट हो गया था, डायफ्राम की मसल्स ने कॉन्ट्रैक्शन किया और वो फ्लैट हो गया, अदरवाइज वो डोम शेप में या आर्क शेप में होता। तो इंस्पिरेशन में क्या हुआ, डायफ्राम बिकम्स फ्लैट ड्यू टू इट्स कॉन्ट्रैक्शन। मतलब डायफ्राम की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुई और उसकी वजह से वो उसकी अपीयरेंस होगी फ्लैट। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डायफ्राम यहाँ पे रिलैक्स हो गया दोबारा, डायफ्राम रिलैक्सेस टू रीगेन इट्स डोम शेप और आर्क्ड शेप। ऐसे वाली शेप, ये ठीक है, आर्क शेप, ये यहाँ पे बता दिया मैंने, आर्क शेप। अब स्टर्नम और रिब्स की पोजीशन बताओ। इंस्पिरेशन में टुवर्ड्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम इज आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, बाहर भी निकल रही हैं प्लस ऊपर की तरफ भी उठ रही हैं। यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ऊपर वाली लाइन हटा रहा हूँ मैं, सिर्फ ये लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इनवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। देखो डाउनवर्ड आ गई ये एक्सपीरेशन के टाइम पे, ड्यूरिंग एक्सपीरेशन रिब्स नीचे की तरफ आ गई और अंदर की तरफ आ गया स्टर्नम। ये इंस्पिरेशन में ऊपर की तरफ था और बाहर की तरफ था। इसको आप यहाँ पे डबल लाइन दिखा देते हैं हम, ताकि आपको पता चल जाए कि किसकी क्या पोजीशन है, ठीक है। नेक्स्ट, तो जो रिब्स और रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट है, अभी हमने बोला दो टाइप की होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो कौन सी की कॉन्ट्रैक्शन से इंस्पिरेशन होगा, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना, कई बार नीट में पूछा जा सकता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। इंस्पिरेशन में इंटरनल वाली नहीं होगी, IN नहीं रखना, आपने अपोजिट रखना है। इंस्पिरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल muscles are contracted। यहाँ पर लिखोगे इंटरनल,
सो इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का काम था, उसमें इंटरनल का था। सिक्स्थ पॉइंट, इंस्पिरेशन की वजह से लंग साइज का क्या होगा? लंग साइज हरदम इंक्रीज होगा, लंग साइज इंक्रीजेज। यहाँ पे डिक्रीजेज, और एक पॉइंट वैसे ही एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं हम, डायफ्राम की मूवमेंट से, रिब्स एंड स्टर्नम की मूवमेंट से ड्यू टू इंटरकोस्टल मसल अल्टीमेटली क्या हुआ था, जो हमारी थोरेकिक कैविटी थी उसका साइज वॉल्यूम इंक्रीज हो गया था, उसके इंक्रीज होने से लंग साइज भी इंक्रीज हुआ था। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ ये भी बढ़ा देते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ थोरेकिक कैविटी इंक्रीजेस। सेम पॉइंट यहाँ पे लिखना है, बस यहाँ कर देना है आपने डिक्रीजेस। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। ब्रीदिंग इन हम इंस्पिरेशन को बोल देते हैं, ब्रीदिंग आउट हम एक्सपिरेशन को बोल देते हैं। सो आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। In next topic we are going to do next topic, which is various respiratory volumes and respiratory capacities। ठीक है, सो वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा आप ध्यान देंगे। ये वाला जो वीडियो में टॉपिक हुआ है बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है कि आउटर स्ट्रक्चर क्या होता है, लंग्स का क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, कितने लोब होते हैं, राइट लोब बड़ा है, लेफ़्ट लोब बड़ा है, किसमें कितने फीचर्स हैं कि नहीं है, कार्डियक नोच किस में होती है, लेफ़्ट में होती है, राइट में होती है। ठीक है, एंड द बेसिक आइडिया बिहाइंड ब्रीदिंग इन, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन कैसे होती है, दोनों के बीच में डिफरेंस, और किसकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या चीज़ की पोजीशन कैसी होगी जिसकी बेसिस पे इंस्पिरेशन होगा या एक्सपिरेशन होगा, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और ये चीज़ अगर आपको ये समझ में आ गया तो यहाँ से आप ये डिफरेंस आसानी से बना सकते हो। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।